हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ा रही थी मध्यकालीन चित्रकला, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत दो शैली का जिक्र है, पॉल शैली और जैन शैली। ये दो शैली के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो इसी दो शैली के अंतर्गत जो है कि मैं मूर्ति कला के बारे में मैं आप लोग को बता रही थी, जो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से मूर्तियाँ मिली है। तो बौद्ध धर्म से जो भी मूर्तियाँ मिली मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोग को बता रखा है। और आज जो मूर्ति की बात होगी उसमें आपका ब्राह्मण धर्म से जो भी मूर्ति मिली है उसके बारे में बात करेंगे, और जैन धर्म से जो भी मूर्ति मिली है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है, किस संग्रहालय में रखी गई है। तो उससे रिलेटेड सारी बातें होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आते हैं सेकंड नंबर पे। पहला तो बौद्ध धर्म था जो मैंने बता दिया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण धर्म से जो मूर्ति शिल्प मिला है ब्राह्मण से, तो पॉल शैली में निर्मित ब्राह्मणों की अनेक मूर्तियां मिली है। पॉल शैली में ही ब्राह्मणों की बहुत सारी मूर्तियां मिली है, जिनमें जो मूर्ति मिली है वो है सूर्य की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट आता है विष्णु की मूर्ति। और विष्णु की मूर्ति के अंतर्गत जो खास एकदम मूर्ति है वो है एकाकी मूर्ति है, एवं एकाकी एवं नरसिंह की मूर्ति, वामन की मूर्ति, त्रिविक्रम की मूर्ति। ये सारी मूर्ति जो है विष्णु मूर्ति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आते हैं शिव की मूर्ति मिली है, और शिव की मूर्ति के अंतर्गत जो मूर्ति आती है वो है लिंग रूप ये मूर्ति ही है, पंचायतन मूर्ति, शिवलिंग की मूर्ति, भैरव की मूर्ति, कल्याण सुंदरम की मूर्ति, उमा महेश्वर की मूर्ति और सदाशिव की मूर्ति। तो ये सारी जो है शिव के अंतर्गत मूर्ति आती है, जो ब्राह्मण शैली से, ब्राह्मण धर्म से मिली है। नेक्स्ट है पार्वती की मूर्ति मिली है, सरस्वती की मूर्ति मिली है, दुर्गा की मूर्ति मिली है, महिष मर्दनी की मूर्ति मिली है, सतमातृका मूर्तियाँ मिली है। तो ये सारी मूर्तियाँ मिली है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी मूर्तियाँ 10वीं शताब्दी की ही है। ये सारी मूर्तियाँ जो सब 10वीं शताब्दी की है और जो नालंदा से मिली है। ये जो सारी मूर्तियों का जिक्र हो रहा है वो 10वीं शताब्दी की है, और ये सारी मूर्तियाँ नालंदा से मिली है और राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ एवं जहांगीर में सुरक्षित है। ये सारी मूर्तियाँ नालंदा से मिली है पहला, और जो ये सारी मूर्तियाँ अभी सुरक्षित जहाँ रखी गई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ में और साथ ही राजगीर में संरक्षित रखी गई है मूर्तियाँ। साथ ही चामुंडा गणेश ये भी मूर्ति ही है, नवग्रह ये भी मूर्ति है, रेवंत, रति एवं तृष्णा सहित कामदेव की मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखी गई है। ठीक है, तो ये चामुंडा गणेश की मूर्ति हो गई, नवग्रह की मूर्ति हो गई, रेवंत की मूर्ति हो गई, रति एवं तृष्णा सहित कामदेव की मूर्तियाँ हो गई। तो ये सारी मूर्तियाँ जो है ये कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है, और ये सब मूर्तियाँ 11वीं शताब्दी में पाई गई, और ये सब जो सारी मूर्तियाँ हैं वो 11वीं शताब्दी में पाई गई है। नेक्स्ट है कि शिव की कल्याण सुंदर मूर्ति जो है वो है ब्रिस्ट संग्रहालय में लंदन में रखी गई है। ठीक है, ये जो मूर्ति है शिव की कल्याण की मूर्ति ब्रिस्ट संग्रहालय लंदन में रखी गई है। उमा महेश्वर की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक है, तो शिव का मूर्ति आपका ब्रिटिश संग्रहालय में, और उमा महेश्वर का मूर्ति जो आपका हो गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूं कि इतना सारा मूर्ति जो जिक्र है यहाँ पे, तो मूर्तियों से 100% क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक पूछ देगा कि उमा महेश्वर की मूर्ति कहाँ से मिली, तो आपको बोलना पड़ेगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। या फिर कल्याण सुंदरम की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ब्रिटिश से मिली। तो जितना भी इसमें ब्राह्मण मूर्ति शिल्प में जितना भी मूर्ति का जिक्र की हूँ, ये सारी मूर्तियाँ कहाँ से मिली एटलीस्ट सब याद कर ले। जब मोस्टली कहाँ से मिली है, किस शताब्दी की, यही पूछा जाता है एग्जाम में मूर्ति को लेके, तो ये सब याद कर ले। तो आते हैं इसके अंतर्गत जो मूर्ति मिली है उसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो पहला है जो सूर्य की प्रतिमा। ठीक है, तो सूर्य की प्रतिमा के बारे में जानते हैं। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित और सुंदर वन के काशीपुर से पर्याप्त सूर्य की एक प्रतिमा। ठीक है, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित और सुंदरवन में काशीपुर से प्राप्त सूर्य की एक प्रतिमा प्रारंभिक पोल कला का
एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ये मूर्ति जो है वो पौल कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है, जिसमें बंगाल के विकसित पौल शैली की विशेषताएं दिखाई गई है। मतलब इस मूर्ति में जो है वो बंगाल शैली से विकसित पौल शैली की विशेषताएं दिखाई गई है इस मूर्ति में। नेक्स्ट आते हैं सेकंड मूर्ति, ये भी सूर्य देव की ही मूर्ति है जो ब्राह्मण धर्म से मिली है। तो सूर्य देव की एक अन्य प्रतिमा गंगा सागरी बंगाल से प्राप्त हुई है। ठीक है, गंगा सागरी बंगाल से ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनमें उन्हें 7 घोड़ों के रथ पर सवार दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है उसमें सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर, ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, चांसेस है बहुत ज़्यादा पूछने के। ठीक है, तो इनमें जो सूर्य की मूर्ति है 7 घोड़ों के रथ पे सवार दिखाया गया है। इस प्रतिमा में सूर्य देव के मध्य में पद्म में अलंकृत चौकी पर सीधे खड़े दिखाई दे रहे हैं। पद्म चौकी के नीचे पेस्टल पर 7 अश्व उत्कीर्ण है। पद्म जो चौकी है उसके नीचे पेस्टल पर 7 अश्व है जो उत्कीर्ण है। एक बार मैं सजेस्ट करूँगी कि इसका आप एक बार जो ये मूर्ति है इसका एक बार आप नेट पे सर्च करके इसका फ़ोटो ज़रूर देखें, आपको ईजिली याद हो जाएगा। जब भी कोई भी मूर्ति का पूरा अच्छे से डिटेलिंग में जब कुछ पढ़ते तो इससे वो तो पढ़िए ही, साथ में उसका फ़ोटो भी सर्च कर लीजिए, ताकि रिलेट करके अगर आप पढ़िएगा तो आपको लर्न जल्दी हो जाएगा। तो इसका एक बार आप फ़ोटो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, पद्म चौकी के नीचे पेस्टल पर 7 अश्व उत्कीर्ण है, जिसमें मध्य का अश्व गोलाकार में उत्कीर्ण है। जो बीच वाला अश्व है वो गोलाकार में उत्कीर्ण है, मतलब गोलाकार में बनाया गया है, जो वर्ष के चक्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ अंकित है। ठीक है, सूर्यदेव संपाद स्थान के आसन में सीधे खड़े हैं। संपाद स्थान के आसन में सीधे खड़े हैं। उनमें दोनों हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं। उन्होंने दोनों हाथों में अपने कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं, जो उनकी मुख तक आ रहे हैं। जो फूल है उनका मुख मतलब फेस तक आ रहा है। सूर्यदेव के एकदम सामने पैरों में एक छोटी आकृति के रूप में उनकी पत्नी उषा उत्कीर्ण हुई है। मतलब सूर्यदेव के एकदम सामने उनके पैरों के पास उन्हीं की पत्नी उषा नाम है उनका, बनाया गया, उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही सूर्यदेव के पैरों के दोनों ओर सूर्यदेव की 2 अन्य पत्नियां को भी अंकित किया गया है। मतलब एक जो उषा है उनका जो मेन जो पत्नी है वो तो अंकित किया गया, साथ में 2 और अन्य पत्नियां हैं वो भी उनके पैरों के अगल बगल ही अंकित किया गया है। उषा के सामने की ओर पद्म में पेस्टल पर अनिरुद्ध सूर्यदेव के रथ का सारथी जो है, अनिरुद्ध जो है वो है सूर्यदेव के रथ का सारथी है, तो उसको उत्कीर्ण किया गया है, जो बिना पैरों के दिखाया गया है। मतलब उसमें पैर नहीं अंकित है, बिना पैरों का ये डिज़ाइन जो बनाया गया है, ये अनिरुद्ध का जो मूर्ति वो बिना पैरों का ही बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं शिव का नटेश रूप नटराज। नटेश रूप नटराज की मूर्ति के बारे में बात करते हैं। शिव रूपी जो है, तो शंकर बंध बांग्लादेश से प्राप्त वो संपत्ति ढाका संग्रहालय में सुरक्षित शिव की नटेश प्रतिमा, जो लगभग 10वीं शती ईस्वी की रचना है। ठीक है, ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति पाई गई है ये 10वीं शती ईस्वी की रचना है, और ये जो संग्रहालय में ये बांग्लादेश से पाई गई है, शंकरबंध बांग्लादेश से ये मूर्ति पाई गई है, और ढाका संग्रहालय में सुरक्षित है ये मूर्ति। इस प्रतिमा में कलाकार ने संतुलन और लय का अनुभव समन्वय किया गया है। इस प्रतिमा में कलाकार ने इस प्रतिमा को बनाया है, तो इस प्रतिमा में कलाकार ने संतुलन और लय, मतलब मूर्ति में संतुलन इस तरीके से बनाया गया कि संतुलन में रहे, और लय का अनुभव दर्शाया गया है। इस 10 भुजी नटराज की मूर्ति, जो नटराज की मूर्ति है 10 भुजी मतलब 10 भुजाओं वाली, 10 हाथ दिखाया गया है, भुजा मतलब हाथ, तो 10 भुजी नटराज की मूर्ति में शिव को नंदी के पीठ पर
पूर्ण गतिशीलता और लयात्मकता के साथ नृत्य करते दिखाया गया है। मतलब शिव को नंदी के पीठ पर, ठीक है, गतिशीलता से और लयात्मकता से साथ ही नृत्य करते दिखाया गया है, नाचते दिखाया गया है, जो शिल्पकार की कलात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता का भी परिचायक है। मूर्ति के परिकर के दिक्पालों पे, मूर्ति का जो परिकर जो पीछे जो गोलाकार रहता है, परिकर के दिक्पालों ब्रह्मागणों आदि का अंतर किया, अंकन दर्शनीय है। जो उसका परिकर है उस पर मूर्ति के जो परिकर में दिक्पालों का अंकन किया गया है, ब्रह्मांड गणों का अंकन किया गया है परिकर पे। और यहाँ कलाकार ने नंदी को गर्दन घुमाकर शिव नृत्य का अवलोकन करते हुए अंकित कर अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया गया है। मतलब जो नंदी है उसका गर्दन घुमाकर जो शिव नृत्य कर रहे हैं, तो नंदी एक तरह से कह सकते हैं कि गर्दन घुमाकर नंदी शिव को देखते हुए अंकित किया गया है कि उस मूर्ति में ऐसा प्रतीत होगा आपको कि नंदी गर्दन घुमाकर शिव भगवान जो है उनको नृत्य करते देख रहे हैं। जहाँ मुकुट से शोभित शिव के 2 हाथ नृत्य की मुद्रा में है, ठीक है। मुकुट से शोभित मतलब मुकुट शिव भगवान के जो है सर पे मुकुट शोभित है और दोनों हाथ नृत्य की मुद्रा में है, जबकि अन्य में खड्ग, खेटक और त्रिशूल आदि जैसे आयुध अंकित है। अन्य में मतलब खड्ग, खेट और त्रिशूल जैसे आयुध अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट मूर्ति आते हैं, ये भी शिव की है लेकिन सदा शिव की मूर्ति है। ये शिव में सदा शिव की मूर्ति है। यह एक सेनकालीन प्रतिमा है जो बिहार प्रांत से प्राप्त हुई है, ठीक है, बिहार से यानी प्राप्त हुई है और 12वीं शती ईस्वी की रचना है। यह प्रतिमा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई है। यह एक अत्यंत अलंकरण प्रधान मूर्ति शिल्प है। अत्यंत अलंकरण प्रधान मूर्ति शिल्प मतलब बहुत बारीकी से डिज़ाइन बनाया गया है इस मूर्ति में, बहुत ज़्यादा अलंकृत किया गया है इस मूर्ति को। इसमें त्रिमुखी शिव को 10 भुजी अंकित दिखाया गया है। जो त्रिमुखी मतलब 3 मुख वाले शिव को 10 भुजा 3 मुख है इस मूर्ति में, बोल रहा है कि 3 मुख वाला मतलब 3 मुख का है ये शिव की मूर्ति और उसमें 10 भुजा अंकित किया गया है। सिर पर अलंकृत मुकुट है, सर पर जो है अलंकृत मुकुट है, साथ ही शिव पर अलंकृत मुकुट है। सभी हाथों में भिन्न भिन्न आयुध है। भिन्न भिन्न आयुध मतलब जैसे कि आयुध एक तरह से जो त्रिशूल, भाला जो भी उनका रहता है भगवान लोग के हाथ में, तो वो सब दर्शाया गया है। अस्त्र शस्त्र एक तरह से कह सकते हैं आयुध, तो अस्त्र शस्त्र सारे भिन्न भिन्न हाथों में दिया गया है। मध्य में 2 हाथों में नाग को दिखाया गया, जो मध्य का 2 हाथ उसमें नाग को दिखाया गया है। परिकर में कार्तिक मुख्य वो दोनों और गंधर्व आकृतियों उत्कीर्ण की गई है, ठीक है। ये परिकर में उत्कीर्ण किया गया है कार्तिक मुख और कार्तिक मुख वो दोनों गंधर्व आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई है। पाठिका में भी नाग वो गंधर्व आकृतियों को बनाया गया, मतलब पाठिका वही परिकर जो हो गया उसमें भी नाग और गंधर्व आकृतियों को बनाया गया है। एंड अब बात करते हैं विष्णु की मूर्ति की, ठीक है। शिव की जो सूर्य की पहला मूर्ति बात की है, उसके बाद शिव की, अब आते हैं विष्णु की मूर्ति। तो विष्णु की मूर्ति शिल्प 10वीं शती ईस्वी तक की पाल मूर्ति शिल्पों अधिकांश विष्णु के साथ युद्ध पुरुषों का अंकन हुआ है, जिसमें कि हमें गुप्त मूर्तियां मिली है। जबकि उसके बाद की मूर्तियों में विष्णु के पार्श्वों में एक और वीणा धारणी सरस्वती और दूसरी ओर मतलब एक तरफ वीणा धारणी मूर्ति और दूसरी ओर चमर धारणी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। विष्णु की शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्नानक मूर्तियां में पार्श्ववर्ती लक्ष्मी और सरस्वती का अंकन न केवल 11वीं शती तक की सभी पाल मूर्तियों में
हुआ वरन सेनकालीन विष्णु मूर्तियों का भी विशेषताएं पूर्ववर्त देखी जा सकती है। इस प्रकार की पोल व सेन काल विष्णु मूर्तियाँ के अनेक उदाहरण भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर। विष्णु प्रतिमा है जिसमें श्री लक्ष्मी और सरस्वती सहित है। विष्णु के साथ साथ इसमें लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ को भी दर्शाया गया है। तो इस विष्णु प्रतिमा के साथ में श्री लक्ष्मी व सरस्वती का अंकन हुआ है। बंगाल से प्राप्त यह सेलकालीन प्रतिमा, ये मूर्ति जो है बंगाल से प्राप्त की गई है, जो सेनकालीन है प्रतिमा है, जो 12वीं शती ईस्वी की रचना है। यह भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है। जो अभी ये जो मूर्ति है वो भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर। वामन विष्णु की मूर्ति शिल्प। तो इस मूर्ति में विष्णु संबंध मुद्रा में वो भारी भरकम ठिगने शरीर, मतलब एकदम भारी भरकम शरीर और 52 रूप में उत्कीर्ण किए गए हैं। यह प्रतिमा बंगाल से प्राप्त हुई है, जो पाल शैली के अंतर्गत निर्मित 11वीं शती ईस्वी की रचना है। ठीक है, 11वीं शती ईस्वी की ये मूर्ति रचना है। यह प्रतिमा भारतीय कला भवन वाराणसी में संरक्षित है। फिलहाल ये प्रतिमा भारत कला भवन में रखी गई है। इस प्रतिमा में विष्णु के तीनों हाथों में गदा, चक्र और शंख है। ठीक है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में शंख है, जबकि एक हाथ वरद मुद्रा में दृष्टवय है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे। त्रिविक्रम स्वरूप मूर्ति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है। ठीक है, तो लगभग 9वीं शती ईस्वी की त्रिविक्रम की एक मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, 9वीं शती में मिली है और ये ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है ये मूर्ति। त्रिविक्रम द्वारा 3 पगों में तीनों लोकों को मापने की कथा का शिलाखंड बाईं ओर से नीचे से प्रारंभ होता है। इस भाग पर छात्र सहित वामन की एक आकृति भी उत्कीर्ण है। ठीक है, इस भाग पर छत्र मतलब वो छाता जो होता है लिए हुए हैं, जो 3 पग को विष्णु भगवान जो मापते हैं उसी कहानी पे ये मूर्ति बनी है। ठीक है, छत्र सहित वामन की एक आकृति भी उत्कीर्ण है। वामन के पीछे प्रहलाद की बैठी हुई आकृति है। ठीक है, साथ ही वामन के जो पीछे प्रहलाद की बैठी हुई आकृति अंकित है और सामने क्रम से शुल्क बोली और बलि की स्त्री, सामने क्रम से शुल्क बलि और बलि की स्त्री का तथा एक अश्व का अंकन है। ठीक है, बलि का अंकन है, साथ ही बलि की स्त्री का अंकन है और एक अश्व का अंकन है। यही बलि द्वारा वामन को दिए गए दान की दृश्यांकन हुआ है। ठीक है, जो बलि वामन को 3 पग में जो दान करते हैं वो दिखाया गया है। मूर्ति के शेष भाग में वीर मुद्रा में त्रिविक्रम की चतुर्भुजी आकृति उत्कीर्ण है। एंड अब बात करते हैं जैन मूर्ति शिल्प की। ठीक है, अब ये ब्राह्मण जो मूर्ति शिल्प था वो खत्म हो चुका है। अब जैन मूर्ति शिल्प में की बात करते हैं और इसके अंतर्गत ज़्यादा मूर्ति नहीं मिली है, पहले बता दूं। ठीक है, सबसे कम मूर्ति का जिक्र इसी के अंतर्गत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल शैली के अंतर्गत बनाए गए जैन धर्म के स्वतंत्र मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई है। राजगिरी के व्यवहारगिरी तथा अन्य अनेक स्थलों से जैन तीर्थकारों एवं यक्षियों की मूर्तियां प्राप्त की गई है। मतलब राजगिरी के व्यवहारगिरी तथा अन्य स्थलों, मतलब अलग अलग स्थलों से जैन तीर्थकार, ठीक है, एवं यक्षियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। विशेषकर व्यवहारगिरी के जैन मंदिरों में,
ठीक है। विशेषकर मतलब विशेषकर व्यवहारगिरी के जैन मंदिरों में ऋषभनाथ, आदित्यनाथ, संभवनाथ, मुनि सुव्रत, पार्श्वनाथ एवं जैन युगलों की 8वीं से 11वीं सदी ईस्वी के मध्य अनेक मूर्तियां प्राप्त की गई है, ठीक है। 8वीं से 11वीं सदी के मध्य अनेक मूर्तियां प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त उदयगिरी पहाड़ी पर पार्श्वनाथ मूर्ति जो 9वीं सदी ईस्वी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा जो उदयगिरी पहाड़ी से जो प्राप्त की गई है पार्श्वनाथ की मूर्ति जो 9वीं सदी की रचना है, वो मानभूत जिले के विभिन्न स्थलों से, और साथ ही बोल रहा है कि मानभूत जिले के विभिन्न स्थलों से 11वीं से 12वीं सदी के अनेक जैन मूर्तियां इसी शैली के अंतर्गत स्थान बनाती, मतलब इसी शैली के अंतर्गत मिली है। उसी में जिक्र करते ऋषभनाथ की जो मूर्ति है, तो राजशाही जिले से मंडोली से प्राप्त ऋषभनाथ की एक मूर्ति नवग्रह और गणेश का अंकन विशेषता उल्लेखनीय है। एंड नेक्स्ट आते हैं लास्ट आदित्यनाथ की प्रतिमा। तो जैन तीर्थकर आदित्यनाथ की पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ प्रतिमा जैन मंदिर व्यवहारगिरी पर प्रतिष्ठित है। पालकालीन की यह प्रतिमा 8वीं सदी ईस्वी की रचना है। तो फ्रेंड्स जैन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतनी मूर्ति का जिक्र है। और यहाँ पे मैं बता दूँ जितने भी मूर्ति का मैंने डिटेलिंग में बताया कि मूर्ति के अंतर्गत क्या है, कहाँ पे मतलब कैसे बनी है मूर्ति, तो ये मोस्टली ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये बस एक तरह से आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। और हाँ, मैं भी पूछ दिया तो आप एग्ज़ाम में आंसर कर पाओ तो पढ़िएगा ज़रूर। मेन बता दूँ जो मूर्ति में अगर एग्ज़ाम में जो आएगा क्वेश्चन मूर्ति को लेके, तो मेनली जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादा फोकस अगर आप करना है तो आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि वो किस संग्रहालय में रखी गई है, कौन शताब्दी में मिली है, ठीक है, और कहाँ से मिली है। ये 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मूर्ति का मैंने जिक्र किया ये 3 चीज़ आप ज़रूर याद कर ही लें, ठीक है। मूर्ति के अंतर्गत बस मूर्ति को समझने के लिए कि हाँ मूर्ति की रचना कैसी हुई, किस तरह से हुई, वो ठीक है, वो अपने नॉलेज के लिए याद कीजिए। और मे भी जैसे कि पूछा जाए तो पूछ भी सकता है, चांसेस कम होते हैं इसके पूछने के। मेनली जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि मूर्ति कहाँ से मिली, किस संग्रहालय में रखी गई है और किस शताब्दी से मिली, किस शताब्दी के अंतर्गत मिली है। तो ये 3 चीज़ मेनली पूछे जाते हैं। तो ये 3 चीज़ जो है आप एकदम से याद कर ले, एकदम उसको छोड़े नहीं, याद कर ही ले। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही। मेनली जो ये चैप्टर है डिटेलिंग में जो भी पढ़ाना था मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जो क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में ये 1 वर्ड क्वेश्चन होगा, और एग्ज़ाम में भी 1 वर्ड क्वेश्चन ही आता है, तो 1 वर्ड क्वेश्चन ज़रूर याद कर ले। और इजी भी होता है याद करना, ठीक है। 1 वर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो ईजी होता है, तो मतलब ईजी होता है याद करना। तो अब जो कल का वीडियो आएगा वो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होगा पॉल शैली और जैन शैली को लेके। और आई थिंक अब 2 क्लास में ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज की वीडियो में इतने ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।